गुड इवनिंग एवरीवन। आज हम लोग बहुत ही इंटरेस्टिंग नॉवल जो है वो एक डिस्कस करने जा रहे हैं। एक फ्रेंच नॉवल है जिसका नाम है द स्ट्रेंजर और इसे द आउटसाइडर भी कहा जाता है। इसके जो राइटर हैं उनका नाम है एल्बर्ट कैमस। एल्बर्ट कैमस ने एक और बुक लिखी थी द मिथ ऑफ सिसिफस। इसको मैं ऑलरेडी डिस्कस कर चुकी हूँ अपने एब्सर्डिज्म वाली वीडियो में। फिर से बता देती हूँ न्यू व्यूवर्स को कि द मिथ ऑफ सिसिफस जो थी इसमें एब्सर्ड कैरेक्टर सबसे पहले एल्बर्ट कैमस ने शो करवाया था। तो अब इसके कैरेक्टर्स, इसमें बहुत ज़्यादा कैरेक्टर्स हैं, कुछ माइनर हैं कुछ मेजर हैं। तो सबसे पहला हमारे पास कैरेक्टर आ जाता है ऑथर में सॉल्ट का। ये हमारा आज का प्रोटैगनिस्ट है। आज के नॉवल का बहुत ही एब्सर्ड बंदा है और बहुत ही इसकी एब्सर्ड हरकतें हैं। एलिनेशन दिखाई गई है। और इसके बाद हमारा जो कैरेक्टर है वो मेसॉल्ट का बॉस है। माइनर से कैरेक्टर है, ज़्यादा कुछ नहीं दिखाया गया, लेकिन बस जो मेसॉल्ट है वो इससे लीव लेने आता है और इसका बॉस इससे बहुत ज़्यादा अनोय है। इसके बाद जो कैरेक्टर है वो क्लेस्टे का है। ये ऑथर का बहुत ही लॉयल फ्रेंड है और इसका एक रेस्टोरेंट है जहाँ पे मेसॉल्ट अक्सर डाइन करता है, खाना खाता है जाके। इसके बाद कैरेक्टर आ जाता है ममन का। ये जो है मेसॉल्ट की मदर हैं जो कि एक ओल्ड होम में भेजी जा चुकी है। मेसॉल्ट ने इसको भेजा था क्योंकि वो इसकी केयर नहीं कर सकता था और अब उसकी डेथ हो चुकी है। तो पूरे नॉवल में इसके बारे में डिस्कशन होगी। इसके बाद है हमारा अगला कैरेक्टर डायरेक्टर, जो कि ओल्ड एज होम का डायरेक्टर है जहाँ पे इसकी मामा रहती थी। और उसके बाद है केयर टेकर, जो कि उस घर का, ओल्ड एज होम का जो केयर टेकर है वो है। नाम इनके मेंशन नहीं है, सिर्फ इनके प्रोफेशन से जो है इनको मेंशन किया गया। उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट आ जाते हैं थॉमस पर्व। ये बहुत ही माइनर कैरेक्टर है लेकिन बहुत ही इंपॉर्टेंट इसका रोल है। वो क्यों? क्योंकि मिस सॉल्ट की जो मदर थी उसके साथ इसका बहुत ही इमोशनल बॉन्डिंग थी। वो ओल्ड एज होम के अंदर रह कर, सही है। तो थॉमस पर्व जो थे वो इसके फ्यूनरल पे भी आते हैं और ममन के फ्यूनरल पे, और एक टाइप के उसके फियांसे बन चुके थे ममन के। इसके बाद मेन कैरेक्टर हमारे पास आता है मैरी कार्डोना का, जो कि ऑथर में सोल्ट की गर्लफ्रेंड होती है और इसके साथ ऑफिस में काम भी कर चुकी है। ये दोनों आपस में एंगेजमेंट भी कर लेते हैं और गवाही भी देती है ये मेसॉल्ट के अगेंस्ट अदालत में, जब लास्ट होता है ना नॉवल का तब। नेक्स्ट हमारे पास कैरेक्टर रेमंड का, जो कि ऑथर मेसॉल्ट का नेबर है और उसको अपने घर इनविटेशन पे बुलाता है और इसकी वजह से ही जो पूरे नॉवल में ना लड़ाई होती है, सही हो गया। और सेलेमेनो है, वो भी इनका नेबरहुड है। इसके पास एक कुत्ता है जो कि गुम हो जाता है और उसकी वजह से ये रोता रहता है। तो ये कंट्रास्ट जो है दिखाया गया है मेसॉल्ट के बारे में और सेलेमेनो के बारे में, कि मेसॉल्ट की मदर की डेथ हो चुकी है लेकिन जो है वो रोया नहीं है, लेकिन सेलेमेनो का सिर्फ कुत्ता जो है वो गुम हो गया तो उसके लिए कितना रो रहा है। ये मॉडर्निज्म का एक जो फीचर है उसको शो करे कि किस तरह जो लोगों के लिए है वो जानवर ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो गया है इंसानी रिश्तों से ज़्यादा। तो इस नॉवल में कुछ जो सिंबल्स यूज़ किए गए हैं, जैसे अरब के पीपल, इनके कोई नाम नहीं बताए गए, जिस तरह अरेबिक गर्ल या गर्लफ्रेंड या अरेबिक पीपल, तो इन्फीरियर दिखाए गए। इनको डैगर और पिस्टल दिखाई गई है, यानी कि डैगर जो है वो इन्फीरियर लोगों के पास और पिस्टल जो है वो अमीर ब्रिटिश के पास, यानी कॉलोनाइजेशन दिखाई गई है। इसके अलावा क्रॉस का सिंबल दिखा हुआ है जो कि क्रिश्चियनिटी को भी शो करे और ये भी शो करे कि किस तरह ब्रिटिशर्स ने अल्जीरिया को वो कॉलोनाइज कर लिया था। तो ये स्टोरी फर्स्ट पर्सन नरेशन से स्टार्ट होती है। मेसॉल्ट का करेक्टर हमारे सामने आता है जो कि कहता है मदर डाइड टुडे और मे बी यस्टरडे, आई कांट बी श्योर। यानी मेसॉल्ट हमें बता रहा है कि उसकी माँ मर चुकी है आज या कल, उसको ये भी कंफर्म नहीं है, ठीक है। ये वो सब कुछ अपने बॉस को बता रहा होता है। ये भी कह रहा था कि बड़े दुख की बात है, मैं जाना तो नहीं चाहता था लेकिन अब मुझे जाना पड़ेगा क्योंकि मेरी मदर की डेथ हो गई। और ये सारी इसकी जो बातें हैं ये सारी एब्सर्ड बातें हैं, सही है। और इसका बॉस जो होता है वो उससे बहुत अनोय होता है और वो कहता है ठीक है तुम चले जाओ, उसको लीव दे देते हैं। अच्छा, मैं एक और बात बता दूँ आप लोगों को कि शिपिंग क्लर्क में एक क्लर्क की जॉब करता है और इसको बहुत ज़्यादा प्रमोशन की ऑफर्स भी आती है, लेकिन ये कहता है कि नहीं, मुझे प्रमोशन से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। इस चीज़ से आप इस बंदे की मैंटालिटी को चेक कर सकते हैं। अब एक दिन इसको ओल्ड एज होम से, जहाँ पे इसकी माँ इसने भेजी होती है, वहाँ से एक रिसीव लेटर होता है जिसमें ये बताया होता है कि आपकी मदर की डेथ हो चुकी है, उनका फ्यूनरल है, तो आप आके उनके फ्यूनरल में शामिल हो जाएं। इससे ये पता चलता है कि अपनी माँ के साथ नहीं रहता और इसकी माँ जो है एक ओल्ड एज होम में रहती है। इससे ये चीज़ पता चलती है कि इसके माँ के साथ जो था वो रिलेशनशिप अच्छा नहीं था। अच्छा, इसको वहाँ से छुट्टी मिलती है और इसका जो ज़्यादातर ध्यान होता है वो ये होता है कि मैं लंच ना अपने दोस्त
कैलिस्टे के रेस्टोरेंट से कर लेता हूँ और ये वाक़ई जाता है। और उसके बाद इसका एक फ्रेंड होता है इमैनुअल, ये कहता है कि मैं इमैनुअल से ना मोर्निंग बेल्ट ले लूँगा। इन लोगों में एक रस्म होती है कि अगर किसी की डेथ हो जाती है ना, तो एक ब्लैक कलर का बेल्ट होता है जो आपको यहाँ पे शो में करवा रही हूँ, वो पहन के जाना पड़ता है। तो ये देखो, इसकी मदर की डेथ हो चुकी है, लेकिन ये एक फ़िज़िकल जो है इसको ये चीज़ समझ नहीं आ रही कि मेंटली तौर पे ये डिस्टर्ब नहीं है, बल्कि अपनी फ़िज़िकल चीज़ों की इसको पड़ी हुई है कि मैं इससे ये चीज़ ले लूँ, मैं अपना खाना खा लूँ और ठीक है, मैं माँ के जो फ्यूनरल है उधर जाऊँगा। हमें इस चीज़ से ये भी पता चलता है कि 15 माइल्स जो दूर है वो ओल्ड एज होम है इसके घर से, और ये वहाँ पे चला जाता है, बस पकड़ता है और वहाँ पे चला जाता है, रवाना हो जाता है। जब वहाँ पे जाते हैं तो वहाँ पे उसको ओल्ड एज होम के डायरेक्टर मिलते हैं, वो उसको बताते हैं कि अगर तुम अपनी माँ का चेहरा देखना चाहते हो आखिरी टाइम तो देख लो, और ये चुप करके वहाँ से चला जाता है। इसका मतलब ये इंटरेस्टेड नहीं है, जिस पे डायरेक्टर जो है बहुत ही ज़्यादा जो है वो शॉक में आ जाता है कि ये किस तरह का बेटा है। और फिर वो उसको कहता है कि डेफ़िनेटली तुम्हारी माँ यहाँ पे जितनी देर भी रही खुश रही, तुम्हारे साथ वो इतनी खुश नहीं थी। इसके बाद डायरेक्टर उसको बताता है कि थॉमस पर्व जो कि तुम्हारी माँ का एक फियांसे कंसिडर होता है यहाँ पर, वो इन दोनों का बहुत ही एक इमोशनल बॉन्डिंग इन दोनों की आपस में हो गई थी, तो वो भी हमारे साथ तुम्हारी मदर की फ्यूनरल में जाएगा। तो बस जब फ्यूनरल की रस्मात होती हैं उसके बाद मेसॉल्ट और जो केयर टेकर होता है वहाँ पे, केयर टेकर ओल्ड एज होम में, वो दोनों स्मोकिंग करते हैं और वहाँ पे ये दोनों ड्रिंकिंग करते हैं। तो ये भी एब्सर्डिटी की सारी जो है वो निशानियाँ। हाँ, एक और चीज़ है जो मेसॉल्ट वहाँ पे जो नोटिस करता है वो ये है कि मौसम की गर्मी, यानी इसको मॉर्निंग बेल्ट की पड़ी है, इसको अपने खाने की पड़ी हुई है, इसको वहाँ की हीट जो है बहुत डिस्टर्ब कर रही है, इसको अच्छा नहीं लग रहा है, इसको बस ये है कि मैं जल्दी जल्दी वापस जाऊँ। और ये अपनी माँ की डेथ पे 1 मिनट भी रोता नहीं, इसकी आंखों से एक भी आंसू नहीं गिरता, जिसकी वजह से बहुत लोग जो होते हैं वो शॉक होते हैं, इसको मॉन्स्टर कहते हैं। बहरहाल फ्यूनरल हो जाता है, ये अगले दिन वापस आ जाता है। जब वापस आता है तो बीच पे होता है, बीच पे होता है तो इसको मैरी जो है वो मिल जाती है। मैरी इसके ऑफिस में पहले काम किया करती थी, तो ये दोनों इकट्ठे टाइम स्पेंड करते हैं। ये दोनों बाद में कॉमिक मूवी भी देखने जाते हैं, इसके बाद ये दोनों घर आ जाते हैं। जब घर आते हैं ना मेसॉल्ट के, ये दोनों वहाँ पे टाइम स्पेंड करते हैं, तो वहाँ पे आके मैरी को पता चलता है कि इसकी मदर की तो अभी 2 दिन पहले ही डेथ हुई है। तो मैरी भी बड़ी हैरान होती है, इनफैक्ट बड़ी शॉक्ड में होती है और इसे पूछती है कि यार तुम्हारी मदर की भी डेथ हुई है, तुम मेरे साथ कॉमिक मूवी देखने गए थे। तो वो आकर से कहते हैं कि मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, ठीक है। अब मैंने आपको बताया इसी की बिल्डिंग में एक इसका नेबरहुड रहता है, उसका नाम है रेमंड, जो कि बहुत ही बकवास किस्म का इंसान है, सही है। वो इसके पास आता है, इसको इनविटेशन देता है कि आओ हम दोनों इकट्ठे लंच करते हैं। ये दोनों इकट्ठे लंच करते हैं, ये मान जाते हैं। लंच करते करते वो उसको बताता है कि तुम ना मेरी गर्लफ्रेंड को एक लेटर लिखो ताकि वो मान जाए और वापस आ जाए, मैं उससे बदला ले लूँ अपने इंसल्ट का और उसे मारूँ। ये कहता है ठीक है, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। इसकी गर्लफ्रेंड वापस आ जाती है और मेसॉल्ट और मैरी अपने घर में होते हैं, और साथ ही पुलिस की पहले तो इनकी लड़ाई झगड़े की आवाज़ आती है और बाद में पुलिस की आवाज़ आती है। फिर मैरी और मेसॉल्ट जो होते हैं वो बाहर आकर देखते हैं, तो इनको पता चलता है कि रेमंड ने उस अरब गर्ल को काफ़ी मारा है और अब रेमंड को पुलिस लेके जा रही है। रेमंड जाते जाते मेसॉल्ट को कहते तो मेरा एक और काम करना, कोर्ट में आके ना मेरे साथ की गवाही देना, यानी मुझे बचा लेना। तो मेसॉल्ट उसको कहता है हाँ ठीक है, कोई मसला नहीं है। इसके बाद जो मैरी है वो मेसॉल्ट को जो है प्रपोज करती है, उसको कहती तुम मेरे से शादी कर लो। तो वो कहता है हाँ ठीक है, मैं तुमसे कर लूँगा, मुझे वैसे पसंद तो नहीं है पर अगर तुम्हारी ख्वाहिश है तो मैं कर लूँगा। कहती है अगर तुम्हें कोई और लड़की कहती तो तुम यही जवाब देते? तो कहता है हाँ। वो कहती क्यों? वो कहते हैं मेरे पास कोई वजह नहीं बनती किसी को ना करने की, तो इसलिए। इसके बाद वो एंगेजमेंट कर लेते हैं। रेमंड जब जेल से वापस छूट कर आता है तो रेमंड का एक फ्रेंड जो है बीच पे इन तीनों को इन्विटेशन देता है लंच का। तो ये तीनों, मैरी, मेसॉल्ट और रेमंड, ये तीनों लंच पे वहाँ पे जाते हैं। वहाँ पे जाके ये खाना खाते हैं। खाना खा के जब बीच पे वॉक कर रहे होते हैं तो अरब के कुछ लोग जो होते हैं वो आते हैं, जिसमें उस अरब गर्ल का भाई भी होता है जो इसकी गर्लफ्रेंड होती है रेमंड की। वो इसको ज़ख्मी कर देता है, इसके पाँव पे खंजर मारता है और उसको ज़ख्मी कर देता है। रेमंड अपनी बंदूक निकालता है, उसको शूट करने की कोशिश करता है, लेकिन जो मेसॉल्ट है ना वो उसको मना कर देता है और कहता है नहीं भाई ये अच्छा काम नहीं है, तुम रहने दो। ये तीनों वापस आ जाते हैं। तो अब मेसॉल्ट अकेला जो है वो रेमंड की जो गन लेकर बीच की तरफ जाता है। वहाँ पे इतनी गर्मी होती है और इसको वही बंदा जो है अरब बॉय जिसने इसके दोस्त को ज़ख्मी किया था वो नज़र आता है और अनइंटेंशनली ये उसको किल कर देता है। 4 गोलियां जो है उसको मार देता है। खैर इसके बाद इसको अरेस्ट किया जाता है। जब जज इसको कोर्ट में पूछते हैं कि भाई तुमने ये काम क्यों किया है, तो कहते हैं बस गर्मी बहुत ज़्यादा थी इसलिए। तो जज होता है वो उसको कहता है कि ठीक है तुम ये क्रॉस देखो, तो तुम कहो कि तुम एक क्रिश्चियन हो और ये मानो कि तुम जो हो रिलीजन पे, गॉड पे यकीन करते हो। तो ये आगे से बहुत चीखता चिल्लाता और कहता है कि नहीं मैं गॉड पे यकीन
नहीं करता। यहाँ पे हमारे पास निहिलिज्म का जो है वो थीम आ जाता है। इसके बाद इसको ट्रायल रूम में भेज दिया जाता है, वहाँ पे ये जेल में रहता है। पहले पहले तो उसको दिक्कत होती है जेल में, लेकिन इसके बाद ये जेल का भी आदी हो जाता है। मैरी इसको मिलने आती है जेल में एक दफ़ा, जब वो कहती है कि तुम जल्दी यहाँ से छूट जाओगे और हम जल्दी ही शादी कर लेंगे, लेकिन इन बातों में जो है मिस वर्ल्ड कोई भी इंटरेस्ट नहीं शो करवाता। इसके बाद इसके पास एक मोंक आता है इसकी मर्ज़ी के बगैर, और ट्रायल रूम में इसको कहता है कि तुम ना खुदा पे यकीन कर लो, मज़हब को कबूल कर लो और ये कह लो कि तुमसे गलती हो गई है तो हम ना तुम्हें बचा लेंगे, तुम बच जाओगे। लेकिन ये उसका गिरेबान पकड़ लेता है और बड़ी ज़ोरों से चिल्लाता है कि मुझे इस दुनिया में कुछ भी नहीं चाहिए, ठीक है, मेरी ये सारी ज़िंदगी जो है बेकार है, बेफ़ायदा है और तुम लोग भी एक दिन मर जाओगे, सब कुछ ख़त्म हो जाएगा। मतलब इस तरह की बातें करते ये जो है वो एक्टिंगनेस का जो है वो थीम शो करती है। खैर लास्ट कोर्ट की लास्ट जो समन होती है उसमें ये आता है और सारे लोगों को बुलाया जाता है, तो सब लोग जो हैं वो इसके अगेंस्ट ये कहकर गवाही देते हैं। वो उस मर्डर की बात नहीं करते, वो अरब बॉय की बात नहीं करते, बल्कि ये कहते हैं कि ये तो अपनी माँ की डेथ पे भी नहीं रोया था। डायरेक्टर भी इसके खिलाफ जो है गवाही देता है, और मैरी भी कहते हैं कि हम तो अगले दिन जो है वो कॉमिक मूवी देखने गए हुए थे, और केयर टेकर भी बता रहा होता है कि इसकी तो आंखों से एक भी आंसू नहीं निकला था, बल्कि इसने तो मेरे साथ स्मोकिंग भी की थी, ड्रिंक भी किया था। और इन द लास्ट जो है वो मिस वर्ल्ड जो है वो सोसाइटी के आगे झुक जाता है और उसे सेंटेंस टू डेथ की सज़ा सुना दी जाती है। इससे जो होता है वो मिस वर्ल्ड सेटिस्फाई होता है, वो बल्कि अपना जो अपोजिट लॉयर होता है उसको अप्रिशिएट कर रहा होता है। वो कहते हैं वाह तुम्हारे पास ज़्यादा अच्छे दलाइल हैं मेरे वाले लॉयर से। तो उसी की डेथ के साथ ये नावल भी ख़त्म हो जाता है। हाँ जी, एक चीज़ मैं आप लोगों को बता दूं कि जो हमारा प्रोटैगनिस्ट है मिस वर्ल्ड है वो स्टूपिड नहीं है, बल्कि अवेयर है, तमाम चीज़ों से उसको पता चल रहा है उसके साथ क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा, लेकिन वो इस दुनिया से इंडिफरेंट है, वो बहुत ज़्यादा इंडिफरेंट है, उसके सोचने की सलाहियत दूसरों से डिफरेंट है। तो अब बारी इसके थीम्स की। तो सबसे पहला थीम हमारे पास इरेशनैलिटी का आ जाता है, यानी बेअक्ली, जो कि पूरी की पूरी दुनिया को शो कर रही है, साथ ही साथ मिस वर्ल्ड की एब्सर्डिटी को भी शो करिए कि उसको लाइफ में कोई भी पर्पस ही नहीं मिल रहा, ठीक है। इसके बाद आ जाता है अगला थीम हमारा सिग्निफिकेंस ऑफ द फिजिकल वर्ल्ड। सॉल्ट की डेथ हो चुकी है लेकिन उसको फिजिकल वर्ल्ड की पड़ी है, उसको अपने खाने की पड़ी है, उसको वो मॉर्निंग बेल्ट बोरो करने की पड़ी हुई है, वो बस में बैठकर उसको वो जो हीट वाली गर्मी है वो उसको बहुत ज़्यादा तंग कर रही है। मिसकम्युनिकेशन दिखाया गया हर रिश्ते में कि किस तरह मिस वर्ल्ड जो है अपनी माँ के साथ उन दोनों का गैप था कम्युनिकेशन में, उनकी मिसकम्युनिकेशन थी जिसकी वजह से उनका रिलेशन जो था वो अच्छा नहीं था। इसके बाद लाइफ की अब्सर्डिटी दिखाई गई है कि किस तरह मिस वर्ल्ड की लाइफ बहुत ही ज़्यादा अब्सर्ड थी, उसे किसी चीज़ का फ़र्क नहीं पड़ता, ना अपनी प्रमोशन का पड़ता है, ना अपनी मदर की डेथ का पड़ता है, ना उसको ये फ़र्क पड़ता है कि वो जिससे शादी करे उससे प्यार करता भी है या नहीं। और जिसके रेमन जो मैंने आपको बताया वो उसके लिए अगर लेटर लिख रहा है तो उससे किसी का नुकसान भी होगा या नहीं। इसके बाद डिफ़िकल्टी इन रिलेशनशिप दिखाई गई है, उसकी माँ के साथ भी डिफ़िकल्टी थी, उसके बॉस के रिलेशनशिप के साथ भी उसकी डिफ़िकल्टी थी। जहाँ कहीं भी वो रहता था अकेला अकेला तनहा तनहा रहता था, मतलब हर रिलेशन में जो है वो डिफ़िकल्टी दिखाई गई है। निहिलिज्म का थीम इसमें आ जाता है, यानी उसने रिलीजन को, गॉड को मानने से बिल्कुल इनकार कर दिया है। और सबसे इम्पोर्टेंट एग्जिस्टेंशनलिज्म का कि इस मीनिंगलेस दुनिया में अपने जीने का जो है वो मीनिंग ढूंढना, लेकिन हमारा जो बिल्कुल एब्सर्ड है वो अपनी लाइफ में कोई मीनिंग भी नहीं ढूंढना चाहता। तो अगर मैं इसके टाइटल सिग्निफिकेंस की बात करूँ तो हम लोग इसका टाइटल देखते हैं द स्ट्रेंजर। किसको स्ट्रेंजर कहा गया है? द आउटसाइडर किसको कहा गया है? हमारे जो है प्रोटैगनिस्ट को, हमारे मिस वर्ल्ड को, ऑथर मिस वर्ल्ड को। क्यों कहा गया? क्योंकि वो अजनबी है किससे, इस दुनिया से, उसको फ़र्क नहीं पड़ता इस दुनिया से, ठीक है। और बाकी सारी दुनिया एक साइड पे है और वो एक साइड पे अकेला, एलिनेटेड का शिकार है, एलिनेशन से वो है वो सफ़र कर रहा है। स्टे इंक्विजिटिव फॉर मोर सच वीडियोस। खुदा हाफिज़।